हेलो एवरीवन, हम लोग आज उत्प्रेरण टॉपिक पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्प्रेरण। आप लोग पहले भी उत्प्रेरक के बारे में पढ़े थे पिछले चैप्टर में। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन उनके स्वयं के रासायनिक संगठन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग उत्प्रेरक का परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद इन्हीं उत्प्रेरक का उपयोग करके अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के कंप्लीट प्रोसेस को, संपूर्ण प्रक्रम को उत्प्रेरण कहते हैं। तो देखिए, उत्प्रेरक वे पदार्थ जो स्वयं के मात्रा एवं रासायनिक संगठन में बिना किसी परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और उत्प्रेरक का उपयोग कर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के प्रक्रम को उत्प्रेरण कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, 2SO2 plus O2 in presence of नाइट्रिक ऑक्साइड देता है 2SO3। यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होता है। NO अगर इनसे मिला देते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, तो इसीलिए NO यहाँ पे उत्प्रेरक है और पूरा का पूरा प्रक्रम उत्प्रेरण है। इसी तरह से और भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। N2 plus 3H2 आयरन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में देता है 2NH3। यहाँ पे आयरन उत्प्रेरक है। 4NH3 plus 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटेलिस्ट देता है 4NO plus 6H2O। यहाँ पे प्लैटिनम उत्प्रेरक है। अब इसमें आपको सोचना ये है कि ये उत्प्रेरक जो है एरो के ऊपर लिखा जा रहा है, यानी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर कैसे कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो आखिर रेट कैसे बढ़ा रहा है, रेट कैसे चेंज कर रहा है। तो देखिए, उत्प्रेरक का काम क्या होता है। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। दो मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड, दोनों एटम ऑक्सीजन ले लेंगे और 2NO plus O2 ये बन जाएगा 2NO2। अब ये जो 2NO2 है यह SO2 को ऑक्सीजन दे देगा। SO2 उससे ऑक्सीजन लेके SO3 बन जाएगा और ये 2NO2 से बन जाएगा 2NO plus 2SO3। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो NO2 से NO2 कैंसिल हो जाएगा, NO से NO कैंसिल हो जाएगा, यानी 2SO2 plus O2 देता है 2SO3। देखिए, वही रिएक्शन आ गया। यानी कि कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना, रिएक्शन का रेट बढ़ाना और ज्यों का त्यों निकल जाना। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन ज्यों का त्यों बाहर निकल जाते हैं, यही है कैटालिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिख लीजिए और एग्जांपल लिख लीजिए। ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं रफ में। इसके बारे में हम लोग डिटेल और भी पढ़ेंगे आगे। इस तरह का थ्योरी पढ़ना है कैटालिसिस का, जहां पे हम लोग ये थ्योरी भी पढ़ेंगे और भी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब आइए देखते हैं उत्प्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो पहला प्रकार होता है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा होता है विसमांगी उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण, ये सभी प्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग समांगी और विसमांगी को देखते हैं। तो समांगी उत्प्रेरण मतलब वैसा उत्प्रेरण, समांगी मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस, वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये जो आप एग्जाम्पल देखे थे 2SO2
सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है प्लस O2, ये भी गैस होता है। इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस देता है 2SO3। इसमें उत्पाद के गैस अवस्था से कोई मतलब नहीं है, उत्पाद के भौतिक अवस्था से कोई मतलब नहीं है। अभिकारक भी गैस है और उत्प्रेरक भी गैस है, समान भौतिक अवस्था में है, इसलिए इसको समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। इसी तरीके से C2H5OH लिक्विड H2SO4 के प्रेजेंस में H2SO4 कौन लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सांद्र, जिसमें H2SO4 ज्यादा हो और पानी कम हो। H2SO4 लिक्विड होता है, ये देता है C2H4 प्लस H2। तो देखिए अभिकारक और उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था समान है, इसीलिए इसको कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। और भी समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग विसमांगी देख लेते हैं। वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं। विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये जो N2 प्लस 3H2 देखे थे, नाइट्रोजन जो है वो गैस होता है, हाइड्रोजन ये भी गैस होता है। इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, आयरन ठोस होता है, ये देते हैं 2NH3। तो देख लीजिए अभिकारक गैस है और उत्प्रेरक ठोस है, भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न है। इसी तरह से 4NH3, NH3 गैस होता है प्लस 5O2, ये भी गैस है। प्लेटिनम सॉलिड के प्रेजेंस में देता है 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। तो यहाँ अभिकारक और उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था अलग अलग है, इसीलिए इनको विसमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। तो ये समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण। जल्दी से इसको लिखिए। तो दूसरा देखिए धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरण। जैसा कि उत्प्रेरण के परिभाषा में ही आप लिखे थे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। तो यानी अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो उसको धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे और घटाता है तो ऋणात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। वैसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल में वही सब हो जाएगा जो अभी हम लोग समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण के एग्जाम्पल में लिखे थे, वो सभी धनात्मक उत्प्रेरण के ही एग्जाम्पल थे। जैसे SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ NO देता है 2SO3, N2 प्लस 3H2 आयरन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में देता है 2NH3। तो ये सभी धनात्मक उत्प्रेरण के एग्जाम्पल हुए। और वैसा उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया के वेग को घटाने के लिए किया जाता है। उसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3। आप सुने होंगे क्लोरोफॉर्म सूंघने से लोग बेहोश हो जाते हैं। अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले तो ये बन जाता है फॉस्जिन। फॉस्जिन इतना पॉइजनस गैस है कि इसको सूंघने से दम घुटता है और आदमी मर सकता है या मर जाता है। अब अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉस्जिन में बदल रहा है, यानी ये ज्यादा पॉइजनस बन रहा है, ज्यादा हानिकारक बन रहा है, इसको रिएक्शन करने से रोकना होगा। और रोकने के लिए इसमें इथेनॉल या इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे जो इथेनॉल है इस रिएक्शन के रेट को कम कर रहा है, इसलिए ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है। इसको ऋणात्मक उत्प्रेरक और प्रोसेस को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। इसी तरह से H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड अपने आप अपघटित होता है और H2O और O2 में टूट जाता है। इसको टूटने से रोकने के लिए या तो इसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है या इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। एक चीज और आप सुने होंगे कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर ग्लिसरॉल का लेप चढ़ाया जाता है। ये सभी ऋणात्मक उत्प्रेरण के एग्जाम्पल हो गए। तो धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण एग्जाम्पल के साथ है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटेलिसिस। यदि किसी अभिक्रिया का एक उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, यानी कि अलग से उत्प्रेरक मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस उत्पाद को स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जो अपने आप क्रिएट हो गया उसको स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ऑटो कैटेलिस्ट
कहते हैं तथा प्रक्रम को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एस्टर का जल अपघटन CH3COO-C2H5 एस्टर है ये, इसका जल अपघटन होता है, ये देता है CH3COOH प्लस C2H5OH एसिटिक एसिड और इथेनॉल। इसमें देखा गया कि जैसे जैसे एसिटिक एसिड बनता है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। उसके बाद में स्टडी किया गया तो पता चला कि एसिटिक एसिड ही इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक है। तो इसका एक उत्पाद ही उत्प्रेरक है, अलग से उत्प्रेरक मिलाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं उत्प्रेरक क्रिएट हो गया, इसीलिए इसको स्व उत्प्रेरक कहते हैं और पूरे प्रक्रम को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। यही है यहाँ पे ऑटो कैटेलिस्ट, स्व उत्प्रेरक। तो इसका परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों लिख लीजिए। अब चलिए देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम जो है एक तरह का प्रोटीन है, प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस दोनों पार्ट होते हैं उनमें, लेकिन मेन पार्ट प्रोटीन ही होता है। तो हम लोग देखते हैं एंजाइम कैटेलिसिस। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जीवों से प्राप्त होते हैं, मतलब जिंदा उत्प्रेरक है ये, जीवों से प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अब जीवों से प्राप्त होते हैं और उत्प्रेरक का काम करते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम का उपयोग कर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के प्रक्रम को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, C12H22O11 ये सुक्रोज है। जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं सब में सुक्रोज पाया जाता है।
जैसे मान लीजिए चावल में भी सुक्रोज पाया जाता है, चावल को पानी के साथ उबाल करके और उसको कुछ दिनों तक छोड़ दीजिए तो उसमें इन्वर्टेस नाम का एंजाइम क्रिएट होगा और वह उसको C6H12O6 और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है जाइमेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे इन्वर्टेस और जाइमेज जो है ये एंजाइम उत्प्रेरक है। तो एंजाइम और उसका एग्जांपल लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि भी देख लेंगे। इसको जल्दी से चलिए देखिए एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। आखिर ये एंजाइम उत्प्रेरण करता कैसे है? तो देखिए स्टेप 1 में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ई मीन्स यहां पे है एंजाइम, एस मीन्स है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट अभिकारक, और पी भी लिखेंगे, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो ये कंबाइन कर जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। स्टेप 2 में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। और लास्ट में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। मतलब कि कैटेलिस्ट ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें से ये देखिए एंजाइम ज्यों का त्यों बाहर निकल गया, जो लिए थे वही एंजाइम है और ये प्रोडक्ट है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, इसको भी